हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, इस समय हम रोज क्लास लेते हैं लोक प्रशासन की मुख्य परीक्षा के लिए। पेपर है 2A, यूनिट नंबर है 5वीं 5 यूनिट जो है। इसमें संगठन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। संगठन, औपचारिक संगठन पूरा हो चुका था। अनौपचारिक संगठन जो है वो रह गया था। अनौपचारिक संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं, बस उसको आज हम देख लेते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक संगठन जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पद सोपान के बारे में, हायरार्की के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आप पेपर पेन लेकर के अगर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको नोट्स भी बनेंगे, आपके जो सिनॉप्सिस हैं वो भी तैयार होंगे, तो वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप एज आ ऑफलाइन क्लास अटेंड किया करो, कि जैसे वहाँ पर हमें पेपर पेन अपना रजिस्टर रख के बैठना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करना चाहिए। तो अनौपचारिक संगठन पहले देखते हैं, देन उसके बाद पद सोपान की बात करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन यानी ये बनते हैं कि अगर आप किसी औपचारिक संगठन में काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं जिनके साथ आपके सोचने का तरीका या आपकी रुचि, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ मिलता हो, इमोशनल अटैचमेंट जहाँ हो जाता है, तो उनके साथ आपके समूह बन जाते हैं। लंच टाइम हुआ तो उन्हीं के साथ बैठ कर के अपना खाना खा रहे हैं। यदि शाम को घर वापस जाना है तो उनके साथ ही घर वापस जा रहे हैं, या ऑफिस जाते समय भी ग्रुप बना लेते हैं, एक ही बस, ट्रेन आदि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं इनको ही हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, अपनी पसंद के हिसाब से ये समूह जो है वो बन जाते हैं। तो कीथ डेविस जो कहते हैं इसके बारे में कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल होता है जिसे स्थापित करने के लिए कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लोक प्रशासन में अनौपचारिक संगठन पढ़ते समय हम औपचारिक के अंदर बनेंगे वो समझेंगे। यानी अगर आप किसी प्रशासनिक संस्थान में काम करते हैं तो हम उसके पर्पज से देखेंगे कि काम करने वाले लोगों के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन कैसे डेवलप हो जाता है। कुछ विशेषताएं पूछी जाएं तो इनकी विशेषताएं आप बता सकते हैं, ठीक है। पहला है इनफॉर्मल रिलेशन, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं ये स्वतः है, अपने आप इनका निर्माण होता है, स्वतः, स्पॉन्टेनियस। यानी जरूरी नहीं होता कि हम इसके लिए कोई प्लानिंग करें और फिर जा कर के इनको बनाया जाएगा, ये तो अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो इस संगठन के जो समूह आपस में मिलते हैं, कोई विधिवत कोशिश नहीं की जाती है। हाँ, बस ये जरूर है कि हाँ, उस संगठन में काम करने वाले लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासाएं चलती रहती हैं कि अरे हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, पार्टी रख लेते हैं, कोई पिकनिक पर चलते हैं, या कोई अपने जॉब के बाहर जा कर के सोशल वर्क कर लेते हैं। तो इस ढंग से इनका निर्माण हो जाता है। तो पहला जो इसका कैरेक्टर आया वो अपने आप बनने वाला। दूसरी विशेषता क्या होती है कि ऐसे संगठन, इनमें समान प्रकार की मान्यताएं होती हैं। यानी कि मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, तो इन संगठनों की जो प्रकृति है वो भी उसी प्रकार की रहती है। यानी इनके जो मेंबर हैं उनके सोचने समझने का तरीका भी एक जैसा रहेगा, ठीक, जिससे वो आपस में संपर्क कर पाएं, जिससे कि उनमें उनके विचारों का आदान प्रदान ठीक से हो सके। तो वो जो सदस्य हैं समान मान्यताएं होने की वजह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आप लोगों ने ठान लिया कि हम रोज 1 घंटे 1 आवर, जब पीक आवर होता है ट्रैफिक का, उस समय ट्रैफिक पुलिस की सहायता करेंगे। अब ये कोई नियम नहीं था कि आपके लिए ज़रूरी था कि आप ट्रैफिक पुलिस की सहायता करो, मगर आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपना ये कर्तव्य निभाना चाहते हो।
तो वे सारे लोग जो ये काम करना चाहते हैं वो अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे और सहज रूप से इस कार्य को पूरा करेंगे। तो समान मान्यताएं हो गई। अब इसमें कोई ऐसा आ जाए कि मैं क्यों ट्रैफिक संभालूं, मुझे तो बदले में पैसा मिलना चाहिए या ट्रैफिक पुलिस का काम है, तो वो व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो पहली विशेषता थी स्वतः निर्माण, दूसरी विशेषता हो गई समान मान्यताएं। तीसरा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। उसके लिए किसी विधायिका की, किसी कार्यपालिका की कोई स्थापित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ये नियम जो हैं वो यानी सहज रूप से बन जाते हैं। यदि कोई इस नियम का वायलेशन भी करता है, उल्लंघन भी करता है, तो ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी जाए या उसे एससीएन जारी कर दी जाए। एससीएन मतलब शोकाज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी ने वायलेशन किया है तो सामाजिक और नैतिक रूप से उस पर दबाव डाला जाता है और इनके नियम आसानी से बदले जा सकते हैं। जैसे किसी ने सोचा कि हम शाम को 1 घंटे ट्रैफिक संभालने का काम करेंगे। अब शाम को किसी को लगा कि मुझे कार्य है या ऑफिस आवर लेट हो गए तो चेंज करके सुबह का कर सकता है, तो सामान्य रूप से उसको स्वीकार कर लेता है। तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई ढांचा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली विशेषता होती है कि अनौपचारिक संगठन की जो लीडरशिप है तो नेतृत्व की एक विशिष्ट प्रकार की शैली होती है। औपचारिक संगठन में भी लीडर होता है, जैसे जिले का लीडर किसे मान लेते हैं हम, डीएम को मान लेते हैं। तो डीएम यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा उस पद पर नियुक्त हुआ है। लेकिन जब ऐसा अनौपचारिक संगठन काम करता है तो वहां पर जो समूह का नेता होगा वो नेता किस आधार पर बना होगा, कोई परीक्षा पास करके नहीं बना हुआ है। लोगों को लगता है कि हाँ इसमें सबको साथ लेने की क्षमता है, सभी की बात को ध्यान से सुनता है और सभी के हित में वो कार्य करता है, संगठन को वो आगे बढ़ा सकता है, तो उसे नेतृत्व दिया जाता है और उसका सभी अपना सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके अंदर नेतृत्व के गुण हैं। सबके साथ मिलकर के वो कोई डिसीजन लेगा, व्यक्तिगत अपने रूप से कोई अपने हित में काम नहीं करेगा। तो विशिष्ट प्रकार की कोई स्पेसिफिक प्रकार की क्या चाहिए, शैली चाहिए। अच्छा, ये जो लेक्चर है लाइव है, आप या तो मुझे फेसबुक के ग्रुप पर देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो आप यूट्यूब पर भी आ सकते हो, फेसबुक के ग्रुप पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी ये लाइव क्लास आप देख सकते हो। और जो भी कंटेंट है, जो भी अपडेट है, वो आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है अनौपचारिक संगठन की सामूहिकता, समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, यानी सब मिलकर काम करेंगे, है ना। कोई आवश्यक कानूनी उलझनें नहीं होती हैं, जैसा समय आवश्यकता के हिसाब से नियम बना लिए, काम करने के वैसे ही सहज रूप से स्वीकृत तरीके खोज लिए, तो ऐसे करके ये व्यवस्था चलती है। इसमें कोई पद सोपान नहीं होगा कि नहीं मैं तो अपने से वरिष्ठ का ही आदेश मानूंगा या मैंने आदेश दिया है तो तुम सबको इसका पालन करना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं होती है। ये तो सामान्य स्वीकृति के हिसाब से काम करते हैं, ग्रुप के रूप में समूह का निर्णय माना जाता है। अब ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं अनौपचारिक संगठन की। दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन के लाभ भी तो होते हैं, एडवांटेज होते हैं, मेरिट्स। तो वो लाभ क्या हैं वो भी आप 2-3 बता सकते हो, 4-5 तो कर ही सकते हो। पहला आता है कि अनौपचारिक संगठन मनोरंजन, विचार विमर्श, तनाव मुक्ति के साधन है। आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप रोज़ 8 घंटे का काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, रोज़ आपको नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ता है, तो आप ऊब जाते हैं, परेशानी में, तनाव में, इन सब में घिरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो संगठन हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं, वो आपको विचार विमर्श करने का भी हिस्सा देते हैं। जैसे कोई योगा क्लास ज्वाइन कर ली सुबह सुबह, या मॉर्निंग के वॉकिंग ग्रुप बन जाते हैं आजकल, तो ये सब हेल्प करते हैं। अब मॉर्निंग के वॉकिंग ग्रुप हो सकता है आपके ऑफिस वालों के ही बन जाए, या कहीं पर पिकनिक मनाना है, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है, कहीं पर कोई टूर करना है, तो ये सब हेल्प करते हैं। तो ये लाभ है, जब व्यक्ति टेंशन फ्री रहेगा, तो टेंशन फ्री रहेगा तो वह अपने ऑफिस में, अपने उस संगठन को अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, प्रदर्शन उसका अच्छा हो पाएगा ना।
दूसरा इससे लाभ क्या होता है कि जो भी कार्मिक हैं उन्हें एक सुरक्षा, सिक्योरिटी फील होती है। उन्हें लगता है कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी हमारे हितों का ध्यान रखेगा। अगर बीमार हो जाते हैं, कुछ विपत्ति आ जाती है ना, तो प्रेम, सहचर्य, ये जो नेचुरल नीड्स हैं, मानवीय आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति इन अनौपचारिक संगठन के माध्यम से हो जाती है। औपचारिक संगठन में जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो धीमे चलता है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में संचार बड़ी तीव्र गति से चलता है। तो ये भी फायदा है कि सूचना विलंब से नहीं पहुंचेगी, त्वरित रूप से पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, अगला बेनिफिट क्या देखा सकते हैं कि अगर मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके सहकर्मी के साथ, आपके वरिष्ठ के साथ, आपके जूनियर सबॉर्डिनेट के साथ कोई विवाद हो जाता है। अब विवाद होगा तो फिर क्या उसके खिलाफ करोगे? कानूनन शिकायत करते फिरोगे। लेकिन यदि वह सहकर्मी या वह सीनियर या आपसे जो जूनियर है कि आपके एक अनौपचारिक संगठन का हिस्सा है, मान लेते हैं कि मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप का वो हिस्सा है, कि वो भी सुबह आता है, आप भी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ऑफिस से बाहर मिलते हैं तो जो वाद विवाद की स्थिति बनती है उसको आप दूर कर पाते हैं, क्योंकि अन्य लोग भी रहते हैं, वो उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, तालमेल बिठाया जा सकता है ना। तो ये भी इसका एडवांटेज है। अगला एडवांटेज क्या हो सकता है अनौपचारिक संगठन? तो अनौपचारिक संगठन में काम करते हुए यानी कोई मेंबर है तो वह अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। एक्सपीरियंस जिसके पास अनुभव है वो शेयर करता है, जो नया मेंबर है उसको ये एक्सपीरियंस का लाभ मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सहयोग की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना, चलो त्याग की भावना, यानी मेरे हिस्से में ज़्यादा नहीं आया, अगली बार आ जाएगा, वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या परिवार में परेशानियां चल रही हैं, उसको इस बार बेनिफिट ले लेने दो। तो इससे क्या होता है, सोशलाइजेशन मजबूत होता है। तो ये सब बेनिफिट आप बता सकते हो। इसके अलावा कि संगठन के जो सांस्कृतिक मूल्य हुए, कल्चरल वैल्यूज या जो आदर्श हैं, परंपराएं हैं, तो वो सब हमें विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती हैं और हम तैयार हो जाते हैं उन सब का पालन करने के लिए। जैसे अब थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ईमानदारी, दूसरे की सहायता करना, परोपकार करना, मुसीबत में है, ये सब चीज़ें सीखते तो हैं ना। तो औपचारिक संगठन में जहाँ कार्य कठोरता से होते हैं, जटिलता से होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में सहज रूप से होते हैं, कोई कठोरता नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, औपचारिक संगठन में जो काम करते हैं, अभी जैसे हम एक उदाहरण ले लें कोरोना का। कोरोना लॉकडाउन था, नई नई बीमारी आई थी, इलाज के बारे में भी नहीं जानते थे। तब ऐसी स्थिति में हमने देखा कि अनौपचारिक संगठनों ने आगे बढ़कर सहायता की। दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली से हजारों की संख्या में जो लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़ करके काम कर रहे थे, उनको अपने घर वापस आने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमने यही स्थिति मुंबई में देखी। अब वो जहाँ से गुजर रहे थे, जो भी उनको संसाधन उपलब्ध थे, ट्रकों में, बसों में, ऑटो में, साइकिल पर, तो लोग उनकी सहायता कर रहे थे। औपचारिक संगठन उनकी सहायता करने में फेल हो गए थे। बसें उपलब्ध नहीं, ट्रेनें उपलब्ध नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से जहाँ जैसे यथासंभव हो सकता था, तो ये स्थिति क्या करती है, ये मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कई सारे बेनिफिट होते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू, अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी तो होंगे। अनौपचारिक संगठन जहाँ हमें ये एडवांटेज था, अब डिसएडवांटेज भी आते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि अनौपचारिक संगठन में सूचना जो होती है तो शीघ्रता से फैलती है। अब शीघ्रता से जब सूचना फैलती है तो वो सूचना सही है या गलत है, इस बात की आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते हो। और उसमें सूचनाएं ज़्यादातर कैसी होती है, भ्रम फैलाने वाली होती हैं, आधी अधूरी होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आने वाले पोस्ट, सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप पे, इन सब पर कई सारे फॉरवर्डेड मैसेज सुबह से शाम तक देखते हो। अब वो कितना सही है, कितना गलत है,
मतलब एक फ़ोटो आता है, ये बच्ची यहाँ पर गुम हो चुकी है, इस स्टेशन में मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो बच्ची का जो है 10 साल पहले गुम हुई थी, वो मिल भी चुकी है, लेकिन 10 साल बाद भी ये शेयर होता जा रहा है। अब वो बच्ची से बड़ी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? अधूरी सूचनाएं, भ्रमात्मक सूचनाएं जो हैं हमें कहाँ मिलती हैं? अनौपचारिक संगठन में। और क्यों मिलती हैं? क्योंकि वहाँ हम उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते, ये अफवाहों को जन्म देती हैं। ठीक है। अनौपचारिक संगठन जो है जिन मूल्यों, जिन मान्यताओं के प्रसार के लिए बनाए जाते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं, तो सुधार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं ऐसे संगठन। कुछ नया करना चाहते हैं तो बाधा उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के रूप में देख लो आप कि अभी समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है। समान नागरिक संहिता जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 44 में इसके बारे में लिखा है, डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब इसको भी अलग अलग ढंग से लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो अभी आप देखोगे कि इसको लेकर के भी कई सारे लोग कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि कोई सुधार करने वाली स्थिति जो है उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि सदस्यों के व्यवहार के क्रम में कुछ पैरामीटर मान लिए जाते हैं। मान लो कोई आपका मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप था, या ट्रैफिक सुधार करने वाला ग्रुप था, या आप अपने ऑफिस के बाहर जाकर गरीबों की मदद करने के लिए कोई संगठन बना के बैठे थे। तो जो भी अब उसका मेंबर बनते हैं, तो जो पहले प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, अब उसी को मजबूरी हो जाती है कि नहीं, जैसे चल रहा था वैसा ही आप भी चलाएं, उसमें हम विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते। तो एक तरीके से दबाव भी होता है। दूसरा कि अनौपचारिक संगठन अस्थायी हैं, ये स्टेबिलिटी नहीं है, यानी इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हो सकता है कुछ संगठन सालों चलें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप जैसा कोई जुनूनी व्यक्ति सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गया, बड़ा अधिकारी बन गया, अब आपने मिल कर के अपने कार्यालय में एक ग्रुप बना लिया कि हम लोग ऑफिस से बाहर जा कर के महीने में कम से कम एक बार जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, सबसे आवश्यकता जिसको रहेगी, उसको अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन करके उसकी कुछ सहायता करेंगे। और आपने ये लीड किया और ठीक से ये काम कर रहा था। अब आपका हो गया ट्रांसफ़र, आपके जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि अन्य लोग उस ग्रुप को चलाएं। तो ये क्या हो गया? संगठन अस्थायी हो गया, क्योंकि ये कोई नियम के तहत तो नहीं बना था, समान विचारधारा के लोगों ने मिलकर बनाया था ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है इसका कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विषय पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में मतभेद हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अब कॉन्ट्राडिक्शन होने से अनावश्यक विवाद की स्थिति बनती है। ठीक जैसे अनौपचारिक संगठन बना हुआ था किसी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति के, अब कुछ लोग नई पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी वो बहाल कर दी जाए। तो अब क्लैश आ जाएगा ना, तो ये फिर रुकावट भी पैदा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, विविधताओं से भरा है, हर प्रकार की विविधता हमारे देश में देखने को मिलती है, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, लैंग्वेज के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, एज ग्रुप, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या हम पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हैं। तो जब इस आधार पर इतनी ज़्यादा विविधता है, तो इस कारण से अनौपचारिक संगठन जो हैं वो कई बार कंस्ट्रक्टिव ना होकर, यानी कि ये लाभदायक ना होकर के कैसे हो जाते हैं, ये विनाशकारी भी हो जाते हैं, नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं फ़ायदा की जगह। तो ये भी एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, कई बार अपने सदस्यों को कुछ विशिष्ट निर्देश या दबाव देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी जैसे एक थ्योरी है, एक स्टडी की गई थी जिनका नाम इसमें आया है टेलर। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपने इनको पढ़ा होगा। फ्रेडरिक विंसलाव टेलर ये बताते हैं कि मनुष्य जो है लालची है, इसे अगर पैसा दिखाओ तो वो काम करता है। लेकिन ये स्थिति हमेशा सच नहीं होती है। होता क्या है कि मान लो
अच्छे वर्कर हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी कुछ हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हो, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो लोग हैं, जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो आपको चापलूस बताने लगेंगे या आपको बताने लगेंगे कि आप लालची हो। तो फिर क्या होता है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ वाले जो लोग हैं वो आप पर इस तरीके के आरोप लगाएं, तो न चाहते हुए भी फिर आप भी अपना परफॉर्मेंस कैसा कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप चाहते हैं कि संगठन में सुधार हो, अपने साथियों की अगर शिकायत अपने बॉस से करते हो तो वो फिर बोलते हैं कि ये चमचा हो गया है। तो ऐसी स्थितियां भी निर्मित होती हैं। अनौपचारिक संगठन का टॉपिक यहाँ पर हो जाता है दी एंड। एक टॉपिक बचता है इस संगठन को लेकर के, जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कि संगठन का गठन जो होता है उसके 4P, यानी 4P के आधार पर जो संगठन बनता है उसे विस्तार से समझाइए। प्लेस, पर्सन, पर्पज एंड प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन मान लो, यदि आप इसका आंसर खुद तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर। यानी 4P के आधार पर संगठन के गठन पर प्रकाश डालिए या इसे समझाइए। कल के लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आपके पास समय है कल तक इसे पूरा करने का। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पदानुक्रम, पद सोपान, या इसे कहते हैं हायरार्की। इसे पद सोपान के नाम से भी जानते हैं। पद का मतलब है पैर, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो ये जो हायरार्की है ये संगठन में, प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, टॉप पर, ये टॉप हो गया इसका लेवल। दूसरी साइड से भी इसी तरीके की सीढ़ियाँ हम बना देते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, ठीक है ना। अब सीढ़ियों पर आप चढ़ेंगे तो अपने पैर रखकर चढ़ेंगे, अपने फुट। तो ये जो ऊपर तक जाने और नीचे आने की एक जो व्यवस्था है, यानी एक प्रकार की स्केलर सिस्टम है ना, इसी को कहते हैं पद सोपान। अब ये सीढ़ी जो सबसे टॉप वाली सीढ़ी है, इस पर कौन बैठा है, मान लेते हैं DM। उसके नीचे फिर कौन आ जाएगा, ADM। उसके नीचे कौन आ जाएगा, SDM। देन फिर हम तहसीलदार रख सकते हैं। उसके बाद फिर नायब तहसीलदार का नाम, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो ये व्यवस्था है ना कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर रैंक बढ़ती जाती है। रैंक बढ़ती जाती है यानी कि उस अधिकारी का अधिकार भी बढ़ते जाते हैं, शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। तो प्रशासन में यही व्यवस्था क्या कहलाती है, पद सोपान के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो पद सोपान जो मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, गोलेक, ओरवेक, मूने, रैली, इन सभी ये जो क्लासिकल चिंतक हैं, यानी कि इन्हें हम परंपरागत या शास्त्रीय विचारक मान के चलते हैं, जो बदलाव का विरोध करने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासन को यदि सुचारू रूप से चलाना चाहते हो तो वहाँ पर आपका ये पद सोपान हायरार्की बहुत ज़रूरी है। बिना इसके ये व्यवस्था ठीक से नहीं काम करेगी। हेनरी फ्योल इसे स्केलियस सीरीज भी बोलते हैं, स्केलर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। मुनि ने इस पद सोपान को सार्वभौमिक बता दिया, यूनिवर्सल बता दिया। सार्वभौमिक होने का मतलब है जो सभी जगह सच हो, सत्य हो। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो वो पद क्रम को, पदानुक्रम को, पद सोपान को यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में रख देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे निजी हो या सरकारी हो, वहाँ पर ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका भाषा विज्ञान के तहत विच्छेद कर दो, संधि विच्छेद कर दो, है ना। इसे उच्चा नीच क्रम भी कहते हैं, उच्च नीच क्रम भी कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ ये हुआ उच्चतर से निम्नतर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी पिरामिड की शैली में बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें क्रमिक चरण ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पिरामिड यानी यही एक तरीका, त्रिभुज के जैसा, बस ये जो स्टेप बनाए थे उन लाइन को हमने एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला दिया। तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया। दूसरा क्या है, इसी को स्केलर प्रोसेस भी बोला ना फ्योल ने। तो वो क्या कहते हैं कि कर्तव्य को विभिन्न कार्यों के हिसाब के बजाय प्राधिकार और उसके अनुसार कितना उत्तरदायित्व मिला है इसमें श्रेणीबद्ध करना। प्राधिकार का मतलब है अथॉरिटी, सत्ता,
जो कि कानूनन आपको अधिकार मिले हैं। तो अब जब आपको सत्ता मिली है तो उसके साथ साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी भी, उत्तरदायित्व भी है। तो वही सत्ता और उत्तरदायित्व को एक सीढ़ी के रूप में, एक सीरीज के रूप में अरेंज किया जाता है, तो बन जाता है पद सोपान। आप कोई भी एक अर्थ लिखना और एक लिखनी पड़ेगी आपको परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? तो परिभाषा हम यहाँ से कोई भी एक रट सकते हैं। एल.डी. वाइट कहते हैं पद सोपान। यहाँ पद सोपान लिखो या पदानुक्रम लिखो या हायरार्की लिखो, एक ही बात है, सब पर्यायवाची है। तो वो एल.डी. वाइट ने बताया कि पद सोपान में संरचना के ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों के तमाम स्तरों के जरिए श्रेष्ठ अधीन संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन समझ सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि इसमें संरचना है ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों को अलग अलग स्तर पर श्रेष्ठ और अधीनस्थ के रूप में लागू करना, ऐसे हम ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो पुलिस विभाग का बना लेते हैं, संगठन एसपी है, इसके नीचे कौन आएगा? एएसपी, ये सीनियर है, ये इसका जूनियर है। इसके नीचे कौन आएगा? हम रख लेते हैं डीएसपी। इसके नीचे फिर टीआई, देन उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एएसआई कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो ये जो संबंध बने, रिलेशन क्या है, यानी नीचे वाला कैसा है, वो जूनियर है, उसका बॉस ऊपर वाला, उसका बॉस ये। तो ये क्रम से एक सीरीज बन जाती है। श्रेष्ठ और अधीन संबंध है, सार्वभौमिक है, यानी हमेशा हर जगह ये देखने को मिलेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ सब एक रैंक के ऑफिसर तो नहीं हो सकते ना। अगर सब एक रैंक के होंगे तो काम कैसे करेंगे? एक डेफिनेशन सफिशिएंट है, कोई भी आप रट सकते हो। अर्ल लॉथम कहते हैं कि पद सोपान एक आरोही, आरोही का मतलब है बढ़ते हुए, है ना। अवरोही का मतलब जैसे लिखा रहता है ना, गति अवरोधक, आपको अपनी स्पीड स्लो करना है, ब्रेकर है ना, स्पीड ब्रेकर। तो यहाँ आरोही का मतलब असेंडिंग, बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए पैमाने में हीनतर और उच्चतर चीज़ों की व्यवस्था। हीनतर मतलब जो कम है, उच्चतर जो ज़्यादा है, तो उसकी एक व्यवस्था है। रॉबर्ट प्रेस्थस भी यही बात अपने शब्दों में बताते हैं कि पद सोपान एक संगठन के शीर्ष से आधार की ओर जाने वाली अवरोही पैमाने से जुड़ी श्रेणी क्रम पदों की व्यवस्था। इन्होंने नीचे से ऊपर बता दिया है और रॉबर्ट प्रेस्थस इन्होंने बोल दिया है ऊपर से नीचे की ओर जाना है। किसी भी तरीके से बताएं, बता सब एक ही बात को रहे हैं। तो ये होता है पद सोपान, और इसे हम एक पिरामिड के रूप में, एक त्रिभुज के रूप में बता सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पद सोपान, तो इस तरीके का एक डायग्राम जरूर बना देगा। यहाँ नंबर डालो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी विभाग ले लो। पुलिस विभाग आपको याद रखता है तो आप पुलिस विभाग के हिसाब से बना दो। बीच के कुछ अधिकारियों को आप स्किप करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अब पद सोपान यूनिवर्सल है, संगठन में आवश्यक है, प्रशासन में आवश्यक है, सभी देशों में चलता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि इसके कुछ लाभ होंगे, एडवांटेजेस होंगे, गुण होंगे। लाभ को ही आप गुणों के रूप में भी लिख सकते हैं, मेरिट भी जिन्हें हम बोलते हैं। तो लाभ क्या है? तो पहला लाभ जो यहाँ समझ में आया कि ये संगठन में एकीकरण, इंटीग्रेशन और संबद्धता के औजार के रूप में, औजार को हम टूल भी बोल सकते हैं, औजार की जगह उपकरण भी लिख सकते हैं, कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो इंटीग्रेशन पैदा करता है और कनेक्टिविटी भी दिखाता है। कैसे? भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब पुलिस विभाग का ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे लेवल पर कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल का एसपी से एसपी तक इंटीग्रेशन कैसे होगा? डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये हेड कांस्टेबल के माध्यम से, देन उसके बाद एएसआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, देन उसके बाद हम टीआई, उसके बाद फिर हम डीएसपी कर सकते हैं, एएसपी कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे यूनाइटेड हैं और सारे के सारे कनेक्टेड हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ना। तो उस टूल के रूप में काम करता। अगर ये पद सोपान नहीं होता, कोई एसपी होता और कोई कांस्टेबल होता, कौन किसकी सुनता, क्यों सुनता? तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आता है कि ये संचार के एक माध्यम के रूप में काम करता है, कि विभाग में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन का एक नियम होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल।
तो थ्रू प्रॉपर चैनल है, यानी कि क्रम से स्टेप बाय स्टेप होते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो ये एक चैनल का काम करता है। नेक्स्ट, अब पद सोपान अलग अलग स्तर पर जो अधिकारी हैं उन सब की जिम्मेदारियां भी तो तय करता है कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये शक्तियां यानी पावर, अथॉरिटी मिली हुई है। तो अब अथॉरिटी भी है प्लस आप रेस्पॉन्सिबल भी हैं। अगर ये पद सोपान नहीं होता तो ये संभव ही नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, पद सोपान प्रक्रिया के निष्ठापूर्वक निर्वाह को सुनिश्चित कर सही प्रभाव को छिन्न भिन्न होने से रोकता है। अब आदेश आता है तो आदेश यहाँ एसपी अपने सीनियर से आदेश प्राप्त करता है। तो उस आदेश को ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट कांस्टेबल तक भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट चला गया इधर से, थ्रू प्रॉपर चैनल चलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा का पूरा सिक्योर करता है, यानी उसको बिखरने से रोकता है। अगला एडवांटेज इसका आता है कि पद सोपान की व्यवस्था प्रशासन में, संगठन में इसलिए बनाई जाती है कि कार्य का दबाव ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, वर्क लोड ज़्यादा है, तो वो काम ठीक से हो सके, काम उच्च स्तर पर भीड़ ना लगे। किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, मान लो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो अब आप डीएम, किसी को अपना पीने के पानी की समस्या है, उसके यहाँ नहीं आ रहा है, उसकी भी शिकायत करना है, किसी को हॉस्पिटल रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी का कुछ फंड वंड रुक गया है, सारे व्यक्ति जब जाकर के एक ही अधिकारी के पास खड़े हो जाएंगे, उसी को शिकायत करेंगे, तो यहाँ पर वो कैसे डिसाइड करेगा। इसलिए उसकी सहायता के लिए हायरार्की के रूप में कामों को बांट देते हैं कि भाई यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का कार्य इनका है, इनकी टेरिटरी वाले लोग यहाँ बनवा सकते हैं। ठीक, ये मेडिकल वाला काम है, ये कार्य इनका है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर जाकर के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। तो हमें पता भी चल गया कि इनका सीनियर कौन है, वहाँ जाकर के हम अप्रोच कर सकते हैं। तो उच्च स्तर पर कार्य का जो जमावड़ा है वो कम हो सकता है। अगली बात, पद सोपान का फायदा हमें डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में, विकेंद्रीकरण। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार हों तो जब सारे अधिकार उसके पास होंगे तो वो मनमर्जी कर सकता है, ऑटोक्रेसी कर सकता है, तानाशाही दिखा सकता है। और जब अधिकारों को बांट दिया पद सोपान के हिसाब से कि ये प्रकरण ये देख सकते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग में एक तरीके से कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व कर रहा है, विकेंद्रीकरण को लेकर के आ रहा है, जो कि अच्छा है। ये प्राधिकार के अधिकरण में सहायता करता है, यानी अथॉरिटी जो मिली हुई है, तो अथॉरिटी अब किसको दी जाए, प्रत्यायोजन में सहायता करता है। तो पद सोपान के हिसाब से अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसी भी फाइल की आने जाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, मालूम बीच में ब्रेक नहीं कर सकते ना। अब कोई भी संगठन है, चाहे पुलिस हो उसका उद्देश्य है, अगर सामान्य प्रशासन विभाग है उसका उद्देश्य है, रोडवेज है उसका अपना उद्देश्य है, नगर निगम है उसका अपना उद्देश्य है। तो वो जो उनके लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो यूनिटी होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसको ये बढ़ावा देता है। हायरार्की का होना डिसिप्लिन बढ़ाता है, अनुशासन व्यवस्था को बढ़ाता है। तो ये कई सारे इसके बेनिफिट हैं, जो आपको याद हो 5-7 वो आप लिख देना। यहाँ पर भी हायरार्की जब हमें अच्छी बातें बताता है तो इसकी बुराइयाँ भी तो हैं, इसकी कमियाँ भी सामने आती हैं। कि होता क्या है कि लाल फीताशाही बढ़ती है। लाल फीताशाही कैसे बढ़ती है कि हर फाइल जो है, मान के चलो डीएम को करनी थी, तो अब डीएम तक उस फाइल को पहुंचने में कई स्तर हैं, तो कई स्तर होने की वजह से ये देर सवेर पहुंचेगी। तो लाल फीताशाही, रेड टेपेज में, यानी अनावश्यक विलंब होता है कि पहले वो जाएगी, फिर चेक होगी, फिर उस पर उनकी टिप्पणी होगी, नोटशीट बनेगी, फिर आगे फिर जाएगी, उनकी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो विलंब होता है, अनावश्यक कह सकते हैं। अगर ये नहीं होता, इतने स्टेप नहीं होते हायरार्की में, तो स्टेप सीढ़ीदार व्यवस्था ही तो की गई है, तो आसानी से काम हो सकते हैं।
प्लस अगला नुकसान क्या है कि ये निम्न स्तर के कर्मचारी जैसे किसी भी संगठन में काम करने वाला बॉस है, अब नीचे भी तो काम करते हैं एलडीसी, यूडीसी या सहायक, तो उन्हें मालूम है कि हम यहाँ डिसीजन नहीं ले सकते। वो ले सकते थे, उनमें योग्यता हो सकती है, लेकिन हायरार्की में ऐसा बना दिया कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको तो ऊपर वाले अधिकारी से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, जैसा ऊपर से आदेश मिलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उनमें पहल करने की जो क्षमता है, उनके अंदर जो नया करने का उत्साह है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन कर देगा कि आपने किससे पूछ के किया। तो इससे कि जो निम्न स्तर पर काम करने वाले कार्मिक हैं वो फिर कैसे हो जाते हैं, वो फिर लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। आप उनको जैसा निर्देश दोगे उसी तरीके से उसका पालन करेंगे। अगर जैसे होता है ना कि कोई किसी की नकल कर रहा है, अच्छे स्टूडेंट की नकल कर रहे हैं, अब मान के चलो उसने लिखा और आगे कुछ लिख करके ऐसे काट दिया, है ना, उसने लिखा कि भारत एक महान, फिर उसने ये महान शब्द काट करके लिखा प्राचीन सभ्यता वाला राष्ट्र है। अब जो कॉपी कर रहा था उसने भारत भी लिखा, एक भी लिखा, फिर उसने ऐसे ही लिखकर उसको काट दिया, फिर ये लिख रहा है। वो ये दिमाग नहीं लगा रहा है कि भाई ये काट दिया गया है तो इसको कॉपी नहीं करना है। तो इस कारण से डिसीजन ना लेना, अकुशलता, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि बुराइयां हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट अगला है कि यह संगठन के सदस्यों के बीच गतिमान मानव संबंध बनाने के अनुकूल नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी व्यक्ति हैं और जिनके लिए कार्य किया जा रहा है वो भी व्यक्ति हैं, बट पद सोपान की वजह से यहाँ क्या होता है कि पद सोपान में थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी आपको पूरी प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप पालन करना पड़ेगा। तो जब प्रक्रिया का पालन करोगे तो ये मानवीय संबंध जो हैं वो काम नहीं करते हैं, यानी ये प्रशासन कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। इसको ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी होनी है, अत्यावश्यक है उसके जीवन के लिए, और उस सर्जरी के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, जैसे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, अन्य जो खर्च है वो अरेंज हो गया है। अब वो 1 लाख रुपए का सैंक्शन जो है वो कौन करेगा, डीएम कर सकता है। तो डीएम तक अब वो फाइल जाने में समय लगा, तब तक उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये क्या हुआ, गतिमान मानवीय संबंध नहीं बना पाता है। पद सोपान की ये कमी है, ये अनावश्यक रूप से ऑर्गेनाइजेशन को लंबा कर देता है। इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो ऊपर के कर्मचारी नीचे वाले कर्मचारियों से अपना कनेक्टिविटी खो चुके होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे ऑफिस में कौन काम कर रहा है, इसका काम क्या है। ऐसे कई सारी जो नुकसान है वो आप लिख सकते हो। ठीक, और भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, पद सोपान में जो आदेश हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं और ये मान लिया जाता है कि लोअर लेवल पे जो काम करते हैं वो जैसा आदेश दिया गया है बस वैसा ही पालन करेंगे। तो आप आज के समय बेरोजगारी का दौर है भारत में, हम देखते हैं कि चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी आए या रेलवे की वैकेंसी आए, चतुर्थ श्रेणी की आ जाए, पटवारी की आ जाए, आज जिसके पास पीजी है, एमए है, एमएससी है, पीएचडी है, नेट है, स्लेट है, वो भी उसमें अपीयर हो रहा है। कांस्टेबल बनने के लिए आपको योग्यता क्या इतनी बड़ी डिग्री की थी? लेकिन नहीं, अब वो व्यक्ति योग्य है और बन गया। अब वो कांस्टेबल बन गया या एलडीसी बन गया, लोअर डिवीजन क्लर्क बन गया, उसको जो फाइल भेजी गई, आदेश दिया गया कि आप ऐसा पालन करें, वो योग्य है। तो लेकिन अब वो योग्य है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, उसको तो ज्यों का त्यों जैसा है वैसा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका उत्साह खत्म हो जाएगा ना, उसकी कार्य के प्रति जो रुचि है, कार्य करने की जो रेडीनेस है वो समाप्त हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली संगठन का, लोगों का, सभी का नुकसान ही तो होगा।
तो लचीलापन जो है समाप्त हो जाता है। ये सारे पॉइंट जो थे ये इसके नुकसान को बताते हैं। ठीक, इसका एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पर्ल हार्बर, नहीं देखी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो देख लेना। कि पर्ल हार्बर जो है ये सैनिक बेस हुआ करता था अमेरिका का। तो अमेरिका का ये सैनिक बेस था, जापान ने क्या किया, इस पर हमला कर दिया। उसके जो लड़ाकू फाइटर विमान थे उन्होंने जाकर इस हमले को रोका जा सकता था, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी अमेरिका को, लेकिन इस हायरार्की की वजह से क्या हुआ कि वो एक्शन नहीं ले पाए। यानी जब इन्फॉर्मेशन जहाँ मिली, जैसे विंग इंटेलिजेंस को मिली, उसने अपने ऊपर वाले को भेज दी, जैसे ए को मिली उसने बी को भेज दी, बी से सी तक गई, फिर डी तक गई, फिर ई तक गई। यानी जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई सारे स्टेप थे। जब तक वो एक्शन करते तब तक उन्होंने अटैक कर दिया। तो इसलिए अमेरिका जो था अपना बचाव नहीं कर पाया। तो ये पदसोपान की बुराई है। बाढ़, अभी मानसून का समय है, हिमाचल हो या अन्य राज्य हो, ज़्यादातर बाढ़ से भूस्खलन, लैंडस्लाइड इनसे पीड़ित हैं। अब इसके लिए मान लो सहायता मांगी जाती है कि मदद, अब सहायता केंद्र सरकार से मांगी जाती है किसी गांव या तहसील लेवल पर, वहाँ से फाइल का चलना शुरू होता है और जब तक वो केंद्र सरकार के पास पहुँची, उनकी तरफ से सैंक्शन होकर के आई, तब तक ये स्थिति बन जाती है कि यहाँ अब सूखा पड़ जाता है, मानसून का सीजन गुजर गया है, यानी कि अब व्यक्ति के पास पानी की कमी हो गई। तो वो सहायता किसकी भेज रहे थे कि अत्यधिक वर्षा हुई है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी समस्या आ गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? हायरार्की की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आप सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो फाइलों के ऊपर अब कलर, रंग बिरंगी पर्चियाँ चिपकी रहती हैं, ये जल्दी से देखना है, ये बहुत जल्दी से देखना है। नहीं तो फाइलें पड़ी हुई हैं ऑर्डनरी के, ठीक है देख लेंगे। कोई फाइल अगर जल्दी से करवानी है तो कॉल आते हैं, उसका तुरंत फीडबैक लिया जाता है, अन्यथा हज़ारों की संख्या में वो पीछे पड़ी हुई है। हायरार्की की वजह से धीरे धीरे अपने क्रम पर चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख सकते हो, हाई कोर्ट में भी देख सकते हो, कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं, उसमें भी तो ये हायरार्की ही आ जाती है। अब जो हमने यहाँ पद सोपान की कमियां देखी, तो पद सोपान आवश्यक है। इन कमियों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब इतनी कमियां हैं तो इस हायरार्की को हटा दो। जो भी ऑफिस का बड़ा अधिकारी है, सीधे जाकर उससे मिलने की सुविधा होना चाहिए हर नागरिक को। लेकिन हर नागरिक सीधा अगर जाकर के वहीं सबसे बड़े अधिकारी से मिलेगा तो वह काम कब करेगा? इसलिए अनिवार्य भी है कि कार्य विभाजन हो, थ्रू प्रॉपर चैनल व्यवस्था हो। इससे बचने के लिए एक सुझाव दिया था हेनरी फेयोल ने, जिसे हम गैंग प्लांग के नाम से जानते हैं। कभी 3 नंबर में पूछा जाए तो लिख सकते हैं, 5 नंबर में आए तो भी लिख सकते हैं। एक तो क्या होता है, मैं इसको गैंग प्लांग को इस वाले चार्ट से बता देता हूं आपको, इसमें थोड़ा आपको आसान रहेगा। ये मान लेते हैं कि इस जगह एसपी है, यहाँ पर एएसपी है, यहाँ पर डीएसपी, ये टीआई, ये सब इंस्पेक्टर हो गया, ये एएसआई मान लेते हैं, ये हेड कांस्टेबल मान लेते हैं जिले का। इसी तरीके से एक एसपी होता है, जिला बड़ा है तो उसमें एएसपी ज़्यादा होंगे, है ना, तो एक एएसपी यहाँ पर भी होगा। एएसपी ज़्यादा होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा डीएसपी होते हैं। अब क्या होना है कि कोई भी जो फाइल है, मान लो इनके पास है डी लेवल पर, अब इनको इनसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ेगा, यानी अपने सीनियर को, फिर ये अपने सीनियर को, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, समय लगता है। जब इन्हीं को ये फाइल से अप्रूवल चाहिए या इन्हीं की परमिशन चाहिए, तो क्यों ना ये ऐसा कर सकें, डायरेक्ट जाके उससे संपर्क कर सकें, यानी बीच के इन 2 स्टेप को ये बाईपास कर दें, तो भी हम हायरार्की की, पद सोपान की कमियों को दूर कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये ऐसे इनको बाईपास करेंगे तो इसका मतलब इनकी यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। इन दोनों के होने का मतलब क्या हुआ? तो इसका सुझाव ये दिया गैंगप्लांक, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जब पानी में कोई नाव या बोट होती है और आप किनारे पर ज़मीन पर खड़े हुए हैं, तो अगर आप नाव में बैठना चाहते हैं तो आपको कुछ गहराई तक पानी में जाना पड़ेगा, घुटनों तक। या दूसरा तरीका क्या है, प्लेटफॉर्म बना दो उतनी गहराई तक, तो आप बिना पानी में भीगे हुए भी जा सकते हो। तो बस वही काम है यहाँ पर कि अगर इमरजेंसी है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि सीधे एसपी से ही परमिशन चाहिए, ले लो, लेकिन इनको इन्फॉर्म करके। हायरार्की में जैसे एक टीआई है, दूसरा टीआई, आपस में अगर इनके बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कोई फाइल का या कुछ, तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं। यहाँ इनको अपने सीनियर को, ये अपने सीनियर को, फिर ये ऐसे करके कितनी लेट लतीफ़ी हो जाती है ना। तो गैंगप्लांक ये भी कहता है कि अगर आवश्यकता हो तो ये बीच के कुछ स्टेप जो हैं छोड़े जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने अनौपचारिक संगठन को देखा, इनफॉर्मल संगठन, उसकी विशेषताएं देखी, उसके लाभ, उसकी हानियां, और पद सोपान के क्या लाभ हैं, पद सोपान की क्या हानियां हैं, गैंगप्लांक ये कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन में कंट्रोल ऑफ स्पान, यानी जिसे हम नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं वो। तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे। साथ ही 50 MCQ, 50 MCQ ये आपको दिन में लाइव क्विज ये मिलेगी, तो आप इन दोनों के लिए तैयार रहें। तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा, और प्लस इस चैनल पर, यूट्यूब पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो नेचुरल है, लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दो। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उसे अपने अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। और ये जो वेबसाइट है katarinstitute.com, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट पीएससी के रिगार्डिंग मिल जाती है, नोट्स से लेकर के सिलेबस, पुराने पेपर के सॉल्यूशन तक, क्विज तक, सब कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, गुड लक, शुभ रात्रि।